जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे आधुनिक काल संबंधी पीवाईक्यू सीरीज लेकर चल रहे हैं और उसकी अगली कड़ी में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है। ब्रह्म राक्षस, सन्नाटा, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल। तो इनमें से बताना है कौन सी रचना नहीं है। सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश। तो देखिए जो ब्रह्म राक्षस है, ये ब्रह्म राक्षस जो है कविता अगर देखें तो ये मुक्तिबोध जी का है, बल्कि ये अगर देखें तो भवानी प्रसाद मिश्र का रचना नहीं है। तो यहाँ पे ब्रह्म राक्षस गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना। इनकी अन्य रचनाएं हैं भूल गलती, अंधेरे में अंतःकरण का आयतन। भूल गलती, अंधेरे में अंतःकरण का आयतन से सभी रचनाएं अगर देखें तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। देखिए इसमें से बताना है कि प्रयोगवाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। क्षणवाद, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, बौद्धिकता, दुखवाद। तो पारंपरिक उपमानों का प्रयोग प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रयोगवाद मीन्स कि कुछ नया मतलब कि प्रयोग करना है, तो पारंपरिक जो उपमान है उसका प्रयोग प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है। क्षणवाद, भौतिकता तथा दुख प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। क्षणवाद, बौद्धिकता, दुखवाद। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में देखें तो और कौन सी प्रवृत्तियां इसमें विशेषकर है। अहंवादी प्रवृत्ति है ना, अहम मीन्स मैं, तो अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्यता आपको देखने को मिलेगा। सच्चाई, यथार्थता देखने को मिलेगा। निराशावाद, देखिए समय के साथ जो प्रयोगवाद में सबसे बड़ी बात यही प्रैक्टिकलिटी में हुआ कि जीवन में सच में अगर आज के देखा जाए वर्तमान संदर्भ में तो क्या चल रहा है। तो इसमें अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता, उपमानों की नवीनता यानी नए नए उपमानों के माध्यम से जो है कविता का सृजन हो रहा था। साधारण विषयों का निरूपण, भाषा का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है। भवानी प्रसाद, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन और अज्ञे। तो इनमें से कौन तार सप्तक के जो है कवि जिसको हम नहीं जानते हैं तार सप्तक के कवि के रूप में। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो है ये तार सप्तक के कवि नहीं है। ज्ञातव्य है कि 1943 का प्रकाशन अज्ञे के संपादकत्व में हुआ था। तार सप्तक के 7 कवि में अज्ञे हैं, रामविलास शर्मा है, मुक्तिबोध है, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है। फैंटेसी शिल्प पर जो आधारित रचना है ये अंधेरे में है। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना अंधेरे में के रचनाकार मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध के अनुसार मुक्तिबोध क्या कहते हैं कि ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियां हैं चाँद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। कविताएं देखें तो अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा जाता है। तो जो तार सप्तक के कवि हैं जिनको किसने अज्ञे ने कहा है 1943 में, जो तार सप्तक के कवि हैं इनके तहत जो आने वाले हैं अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, बलवंत, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। इनको जो है तार सप्तक के कवि के रूप में जाना जाता है। तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है। मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो तार सप्तक में मुक्तिबोध शामिल नहीं है। मुक्तिबोध तार सप्तक 1943 के कवि। देखिए तीसरा जो सप्तक है उसमें मुक्तिबोध शामिल नहीं है। ये पूछा था ना कि तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है, तो तीसरे में मुक्तिबोध शामिल नहीं है और मुक्तिबोध जो है वो पहले वाले में 1943 वाले में शामिल है। तीसरा सप्तक 1959 में आया जिसमें कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव, मदन वात्स्यायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि प्रयोगवाद जो है इसकी शुरुआत हम कब से मानते हैं। तो प्रयोगवाद की शुरुआत देखें तो 1943 ईस्वी से माना जाता है, जब तार सप्तक जिस बार से निकला है तार सप्तक के कवियों के द्वारा राहों के अन्वेषी के रूप में। और 1936 में प्रगतिवाद का प्रारंभ होता है तथा 54 में इसे नई कविता का प्रारंभ। यहाँ पे समझना है प्रयोगवाद 1943 से शुरू होता है, 1936 ईस्वी में ही प्रयोगवाद का प्रारंभ हो जाता है। नहीं 1936 से आप देखिए शुरू हो जाता है, 43 में तो पूर्ण रूप से प्रयोगवाद अस्तित्व में आ जाता है। बाकी 1954 ईस्वी से नई कविता, तो नई कविता की बात करें तो 1954 ईस्वी से नई कविता का प्रारंभ होता है। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञे के तार सप्तक के प्रकाशन से होता है। प्रयोगवाद शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था। तो प्रयोगवाद जो टर्म है इसको सबसे पहले नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोग किया था।
प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा, ये किसने कहा था? तो प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, ये नान दुलारी वाजपेयी ने कहा था। रामविलास शर्मा ने लिखा प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, गुंठा, भग्नाशय में से एक पद के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई देती है। ये कभी एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। डॉक्टर नगीन ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है, तो शैलीगत विद्रोह कहा है। हाइकू किस देश की काव्य शैली है? जापान, स्पेन, जर्मन, चीन। तो हाइकू जो है वो किस देश की काव्य शैली है? हाइकू जो है जापान देश की काव्य शैली। हिंदी में हाइकू के सफल प्रयोग का श्रेय अज्ञेय को जाता है। क्या नाम है इसका? हाइकू। ये जापान की शैली है, काव्य लेखन की शैली, और यहाँ पे जो है इसका सफल प्रयोग करने का श्रेय अज्ञेय को जाता है। उन्होंने इसे छठे दशक 1960 में अरि ओ करुणा में, जो उनकी रचना है अरि ओ करुणा प्रभा में अनेक हाइकुनुमा छोटी कविताएं लिखी हैं जो हाइकू के बहुत निकट आती है 1960 में। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। संशय की एक रात, चाँद का मुंह टेढ़ा, आत्महत्या के विरुद्ध, संसद से सड़क तक। तो यहाँ पे देखिए और रचनाकार भी दिए हैं, गजानन माधव, मुक्तिबोध, रघुवीर साय, नरेश मेहता, अज्ञेय, धूमिल। तो यहाँ पे देखिए जो संशय की एक रात है, इससे पहले भी कई बार आया हुआ है। संशय की एक रात नरेश मेहता की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, संशय की एक रात। चाँद की मुटेड़ा यानी चाँद का मुटेड़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध का है। आत्महत्या के विरुद्ध, ये रघुवीर सहाय का है। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे, धूमिल की रचना है। हरी घास पर छड़बर, अज्ञेय का है। तो संशय की एक रात नरेश मेहता, चाँद का मुटेड़ा मुक्तिबोध, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय का, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे, धूमिल, हरी घास पर छड़बर, अज्ञेय के द्वारा रचित रचना है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय की काव्य रचनाओं का सही क्रम उसको किस विकल्प में हम रखेंगे? जैसे बावरा हेरी, इंद्रधनुष, अरि ओ करुण प्रभा में, आंगन के पार द्वार। तो इसमें जब क्रम से अगर आपको याद रहेगा तो जैसे बावरा हेरी 1954, इंद्रधनुष रौदे हुए थे 1957, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 1961। तो बावरा हेरी 54, इंद्रधनुष 57, अरि ओ करुणा 1959, आंगन के पार द्वार 61। इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक प्रथम में नहीं है? प्रभाकर माचवे, गेजा, शकुंतला नेमी। तो शकुंतला माथुर की जो रचना है वो तार सप्तक 1943 वाले में नहीं है, बल्कि इनकी रचनाएं दूसरे सप्तक में देखने को मिलती है। तार सप्तक के कवि अज्ञेय, विलास शर्मा, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचवे, गेजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल हैं। इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरा सप्तक में है? तो कौन से ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं हम तीसरा सप्तक में देखते हैं? तो केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक के कवि हैं। हरिनारायण व्यास दूसरे सप्तक 1951 के कवि हैं। भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक 43 के कवि हैं। नरेश मेहता दूसरे हैं। कुल मिला के जो चारों सप्तक है उसको ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कवियों के क्रम, ये सारी चीज़ें तार सप्तक से क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में है? अब देखिए कौन सी कवि की थी इसमें। देखिए इस तरीके से अगर देखें तो जो आपका नई कविता की शुरुआत, एक प्रयोगवाद धर्मिता जो शुरुआत होती है, वहाँ से सप्तक में से यही इस तरीके से पूछते हैं कौन किस सप्तक में। तो साथ साथ सभी में है, तो जाहिर सी बात है। अब देखिए यहाँ पे नंद किशोर आचार्य की रचनाएं चौथा सप्तक में है। चौथा में कौन कौन है? तो अवधेश राजकुमार। अब ऐसे भी कह सकते हैं कि राम जी क्या थे? राजकुमार थे। तो अवधेश राजकुमार, स्वदेश नंद किशोर, सुमन राजे, श्री राम। अब देखिए जो चौथा सप्तक है उसमें श्री राम है, श्री राम का ही एक अगर पर्यायवाची देखें तो अवधेश भी है। तो श्री राम, अवधेश, राजकुमार। तो श्री राम जी राजकुमार भी थे, अवधेश थे ही, अवध के एक तरीके से देखिए अवध नरेश थे ही। तो श्री राम, राजकुमार, अवधेश। अब इनके अलावा राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नंद किशोर। तो एक राजेंद्र किशोर है, एक नंद किशोर है। राजेंद्र और नंद हो गए। तो राजा थे यानी राजा थे तो राजकुमार थे, श्री राम, अवधेश, नंद किशोर, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती। ये चौथे सप्तक के हो गए। कुछ ट्रिकी वे भी तो याद करना ही पड़ेगा। इनमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है? प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है। इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है। इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष की उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन के मुख्य विस्तार में। ये राजस्थान लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बाकी तीन सही है।
तो इसमें जो कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है, यानी जो कविता का शिल्प होता है उसको विषय वस्तु से अलग माना गया है, ये कथन प्रयोगवादी कविता से जो संबंधित है उसके बारे में ये गलत है। इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है। बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति, उसके लिए माध्यम की क्योंकि कोई उपयोगिता होनी चाहिए उस चीज़ को स्वीकार किया गया है। इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन के मुक्त विचार में। उक्त तीनों ही कथन प्रयोगवादी कविता के संबंध में सही कथन है। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अभिव्यंजना पर बल, अनघड़ता पे, काव्य की प्रगतिशीलता पर, दर्शन से मुक्ति पर। तो जो प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है दर्शन से मुक्ति, दर्शन से छुट्टी हो। 1943 में शुरू हुआ था, प्रकाशित हुआ तार सप्तक, जिसके संपादक हैं अज्ञे। नंद दुलारी वाजपेयी ने इसको बैठी थाली का धंधा कहा। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में अहमवादी प्रवृत्ति, यथार्थवाद, निराशावाद, बौद्धिकता, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, भाषा का प्रयोग, ये सभी विशेषता है। निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? नरेंद्र शर्मा, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद, रामविलास शर्मा। तो देखिए प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नेमीचंद, ये सभी हैं। नरेंद्र शर्मा जो है ये तार सप्तक के कवियों में शामिल नहीं है, बल्कि यहाँ नरेंद्र शर्मा के बारे में ये चीज़ खासियत है कि नरेंद्र शर्मा को प्रेम और मस्ती का काव्य यानी व्यक्तिवादी काव्य के तहत रखा जाता है। इनकी रचनाओं में पलाश वन, प्रभात फेरी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो नरेंद्र शर्मा को हम प्रेम और मस्ती के काव्य के रूप में जानते हैं, उसके कवि के रूप में, व्यक्तिवादी कवि। पलाश वन, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्त चंदन आदि। प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन तार सप्तक में शामिल कवि हैं। निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? प्रयोगवाद से नहीं है स्वच्छंदतावाद, अस्तित्ववाद, कलावाद, मनोविश्लेषणवाद। तो स्वच्छंदतावाद का संबंध प्रयोग से नहीं है। जो स्वच्छंदतावाद है इसका शब्द जो है संबंध जो है प्रयोगवाद से नहीं है, इसका संबंध छायावाद से है। मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, इन सभी का प्रयोगवाद से संबंध है। रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? तो अगर देखिए रूप तरंग जो है वो किसका काव्य संग्रह है? रूप तरंग ये रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। रामविलास शर्मा का एक अन्य काव्य संग्रह है सदियों के सोए जाग उठे। तो रूप तरंग ये रामविलास शर्मा जी का काव्य संग्रह है। साथ ही रामविलास शर्मा का एक अन्य काव्य संग्रह है सदियों के सोए जाग उठे। केदारनाथ अग्रवाल के काव्य संग्रह युग की गंगा, नींद के बादल, लूक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्षस्थान, हे मेरी तू, मार प्यार की थापे। तो ये सारी रचनाएं जो हैं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्षस्थान। निम्न में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है दूसरा सप्तक में, इसका मतलब कौन दूसरे सप्तक में जो है वो शामिल नहीं है? धर्मी भारती, कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। तो अभी हमने देखा कि कुंवर नारायण जो हैं, ये कुंवर नारायण जो है वहाँ पे हमने एक नरेंद्र शर्मा पढ़ा था, ये नरेश मेहता हैं, ये तो हैं। तो कुंवर नारायण दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है, ये तीसरा सप्तक में है तो शामिल कुंवर नारायण, लेकिन ये तीसरे सप्तक में है, 1959 वाले के कवि हैं। इस सप्तक के कवियों में अगर देखें तो प्रयागराज मदन विजय शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ कीर्ति चौधरी। दूसरा सप्तक 1951 के कवियों में कौन है? तो दूसरे सप्तक के कवियों में देखें तो शमशेर सिंह, भवानी, शकुंतला, हरिनारायण, शकुंत माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर साय। निम्न में से कौन काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? यहाँ से देखो कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर क्षण, आंगन के पार द्वार। तो जो यहाँ से देखो रचना है, यहाँ से देखो ये अज्ञे जी का नहीं है। यहाँ से देखो ये केदारनाथ अग्रवाल का है, केदारनाथ सिंह का। इनके अन्य काव्य संग्रहों में केदारनाथ सिंह का है कि अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, ऐसा कुछ कह सकते हैं कि यहाँ से देखो अभी बिल्कुल अभी ही देखो, अभी बिल्कुल अभी ही देखो, यहाँ से देखो जमीन पक रही है, अकाल में सारस आ गया। टॉल्स्टॉय और साइकिल, उत्तर कबीर की अन्य कविताएं, बाघ भी लंबी कविता है केदारनाथ की। कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर छरभर, आंगन के बार, ये अज्ञे की रचना है। तो अगर कभी भी केदारनाथ सिंह की रचनाओं को कि यहाँ से देखो, तो यहाँ से क्या देखना है? यहाँ से देखो क्या पक रही है, जमीन पक रही है। तो यहाँ से देखो जमीन पक रही, अभी पकी है, अभी बिल्कुल अभी पकी है। अकाल में सारस, टॉल्स्टॉय और साइकिल।
नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप अज्ञेय की रचनाएं हैं। नदी के द्वीप की रचना अज्ञेय की है। चिंता, भग्नदूत, हरी घास पर क्षणभर, तो जो अज्ञेय जी की और भी रचनाएं हैं, नदी के द्वीप अज्ञेय की है ही। अज्ञेय की अन्य रचनाओं में चिंता है, भग्नदूत है, हरी घास पर क्षणभर है, इंद्रधनुष, रौदे हुए, ये आंगन के पार द्वार, इतलम आदि है। मैथिली शरण गुप्त की रचना में जयद्रथवत, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जय भारत, भारत भारती। तो जयद्रथवत, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जय भारत, भारत भारती। निराला की रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नैमत्ते, आड़िमा, गीत गुंज, आराधना, बेला। निराला की रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नैमत्ते, आड़िमा, गीत गुंज, आराधना, बेला। नागार्जुन की रचनाओं में अकाल और उसके बाद बादल को गिरते देखा है, कालिदास। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं जादू नहीं, कविता व 7 भाइयों के बीच चंपा, आमने सामने व आत्मजयी, सतरंगे पंखों वाली व तालाब की मछलियाँ, एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। एक सूनी नाव व जंगल का दर्द रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। एक सूनी नाव और जंगल का दर्द, जादू नहीं कविता, कात्यायनी, 7 भाइयों के बीच चंपा, कात्यायनी, आमने सामने कुंवर नारायण, आत्मजयी, कुंवर नारायण। तो इसमें देखिए रचना और रचनाकार के नामों में जो दिया है क्रमशः, तो जादू नहीं कि अगर कहें कि जादू नहीं, तो ये जादू नहीं कविता, तो ये जो है कात्यायनी इसके रचनाकार हैं। जादू नहीं 7 भाइयों के बीच चंपा, ये दोनों ही जो है अगर देखें तो किसकी रचनाएं हैं, तो ये दोनों ही कात्यायनी की रचनाएं हैं। और इनके अलावा आमने सामने कुंवर नारायण का, आत्मजयी कुंवर नारायण का, सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन, तालाब की मछलियाँ नागार्जुन। नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि कौन है? जो नई कविता है उसके तीसरे जो सप्तक है उसके कवि कौन है? तो नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि केदारनाथ सिंह है। तीसरे सप्तक के अन्य कवि कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही हैं। तीसरा जो सप्तक है उसका प्रकाशन 1959 ईस्वी तथा चारों सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी? प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी? प्रयोगवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं: शिल्पगत चमत्कार, आहंगवादी व्यक्तिवाद, नग्न यथार्थवाद, अधिबौद्धिकता, उपमानों की नवीनता, निराशावाद, अलंकार तथा छंद विधान। प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं। जैसे तो प्रयोगवाद काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से तो समाजवादी हैं और संस्कारों से ये व्यक्तिवादी हैं। तो वो कौन से व्यक्ति हैं? तो यहाँ पे देखिए कि ये प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि जो विचार से तो समाजवादी लगते हैं पर संस्कार में वो व्यक्तिवादी अहंग की बात करते हैं। ऐसे में है शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। रिक्त पंक्तियों को फिल करना है और ये देखिए कविता की पंक्तियां दी हैं उसको कंप्लीट करना है कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता जैसे कि उसका वह अधूरा कार्य, अब जिससे कि वह अधूरा कार्य उसकी वेदना का स्रोत संगतपूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। उक्त काव्य पंक्ति जो है बी सही है, उसकी वेदना का स्रोत है ना, यहाँ पे फिल करना है कि क्या है। तो ये जब कभी भी जो भी काव्य लगा हुआ आपके पाठ्यक्रम में उसमें पूरी कविता को ध्यान से इस तरीके से भरने के लिए भी देता है। यहाँ पे देखिए कविता और कवि का नाम लिखिए। तो दिया है कि रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई। अब यहाँ पे भी देखिए कविता और कवि का नाम लिखना है कि रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृष्णधार। तो ये पंक्तियाँ अज्ञेय की है। अज्ञेय या उनकी कविता अंतः सलीला से उद्धृत है। ये पंक्तियाँ अंतः सलीला से उद्धृत है। कवि और कविता का नाम लिखना है। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। ये दीप अकेला का है, कुकुरमुत्ता का है, भूल गलती का है, ब्रह्म राक्षस का है। तो ये भूल गलती मुक्तिबोध का जो है, इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। ये भूल गलती जो कविता है इनकी मुक्तिबोध की, उसमें से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। खोजता हूँ पठार पहाड़ समुद्र जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई। प्रेमाभिव्यक्ति के प्रकार अखंड ज्योति दिव्य निवार, परम अभिव्यक्ति या निवार, निरंतर बहने वाला विचार। तो खोजता हूँ पठार पहाड़ समुद्र जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई, परम अभिव्यक्ति या निवार, आत्मसंभव। उक्त काव्य पंक्तियों में विकल्प बी परम अभिव्यक्ति या निवार जो है ये सही है। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है?
तो जो मुक्तिबोध है इनका ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस में ब्रह्म राक्षस जो है बुद्धिजीवी का प्रतिनिधि है। ब्रह्म राक्षस एक बुद्धिजीवी का प्रतीक है जो तड़पता रहता है कि वो अपना ज्ञान लोगों में बांट नहीं पाता है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ प्रकाशित है, एक तो चाँद का मुँह टेढ़ा है, एक भूरी भूरी खाक धूल करके है। मुक्तिबोध की चर्चित कविताओं में अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती आदि है। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ जो है, मैंने देखा एक बूंद उछली सागर के झाग से, ये पंक्तियाँ अज्ञे जी की हैं। लाल आंचल से पसीना पोंछ दो, बाल पतली उंगलियों से ओछ दो, ये पंक्ति गिरिजा कुमार माथुर की है। हमें तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। तो ये कम से कम वाली बात हमसे ना कहिए, ये अगर देखें उपयुक्त काव्य की पंक्तियाँ तो ये रघुवीर सहाय की है। अन्य कवियों में देखें स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत अश्वनी के, है ना। तो इस तरीके से अब व्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और वो सभी। ज़मीन पक रही है, अभी हमने पढ़ा था कि ज़मीन पक रही है, आओ देखें आओ ज़मीन पक रही है ना। तो ऐसे करके अभी रचना हमने पढ़ा था कि वो किसका है, तो केदारनाथ सिंह का है कि केदारनाथ सिंह की कविता संग्रह है ज़मीन पक रही है, कविता संग्रह है ज़मीन पक रही है। और अभी बिल्कुल अभी तो अभी जस्ट हमने बताया था कि ज़मीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी आओ बैठ के देखें। टॉल्स्टॉय और साइकिल भी केदारनाथ सिंह की, यहाँ से देखो, तो यहाँ से देखो अभी और अभी ज़मीन पक रही है। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, इनका पहले साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में रचनाएं करते थे। इनकी रचनाएं हैं युगधारा, खिचड़ी, युगधारा, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, भस्मांकुर, सतरंगों पंखों वाली। नरेश मेहता दूसरे शतक के कवि हैं। इनकी रचनाएं वन पाखी, सुनो, बोलने दो चीड़ को, चैत्या, उत्सव आदि। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। इनकी रचनाएं युग की गंगा, नींद के बादल, अपूर्वा, आत्मगंध, जमुन जल तुम, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, लोक और आलोक। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? तो देखिए गीत फरोश से कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत है, दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। तो यही है कि गीत फरोश में वो कह रहे हैं गीत फरोश यानी दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। गीत फरोश 1953 भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह, बहुत ही प्रसिद्ध संग्रह है ये गीत फरोश 1953 में रचित। और इनके अन्य काव्य संग्रहों में देखें तो चकित है दुख, भवानी प्रसाद मिश्र का चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968 में, तो चकित है दुख, अंधेरी कविता दोनों ही 1968 में है। गाधी पंचसती 1969 में। बुनी हुई रस्सी भी इम्पॉर्टेंट है 1971 में इनका। इदम नमम संप्रति 82। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किसने किया है? तो हिंदी काव्य में प्रवर्तन किया है प्रयोगवाद का अज्ञे द्वारा, जो 1943 ईस्वी में तार सप्तक जो निकला था वहीं से शुरुआत होता है। राहों के अन्वेषी कहते हैं, बाकी दूसरा सप्तक तो 1951 में आता है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण जी की रचना है? अब इसमें से बताना है पारो, बात की बात, मेरे साक्षात्कार और इमरतिया। इनमें से बताना है कौन सा कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है। तो कुंवर नारायण जी की जो रचना है मेरे साक्षात्कार, ये इनकी है, मेरे साक्षात्कार। पारो इमरतिया नागार्जुन की रचना है। तो मेरे साक्षात्कार कुंवर नारायण की हो गई, पारो इमरतिया नागार्जुन की है। जबकि बात की बात शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है। बात की बात ये शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है। कुंवर नारायण की अन्य रचनाओं में है कुंवर नारायण का चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, वाजरवा से के बहाने। शिवमंगल सिंह सुमन की अन्य रचनाओं में हिल्लोल, पर आंखें नहीं भरी, नवयुग के गान, प्रलय सृजन, गुनिया का यवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली। नागार्जुन की जो है युगधारा है, सतरंगों पंखों वाली, प्यासी पतराई आगे, तुमने कहा था। ये सारी रचनाएं जो हैं ये इनके द्वारा है। आत्मजयी देखिए ये भी रचना बहुत प्रसिद्ध है, कई बार घूम फिर के क्वेश्चन आ रहा है। इससे ये लग रहा है कि पूरे चैप्टर में देखिए तो कुछ ही क्वेश्चन जो रिपीटेड हो रहे हैं और इसी इम्पोर्टेंस भी पता चल जा रही है। नहीं तो एक एक कवि की कितनी रचनाएं हैं और याद करना सब इतना पॉसिबल भी नहीं है। अब देखिए जैसे आत्मजयी ये कई बार घूम के आ रहा है। आत्मजयी तो फिर आत्मजयी किस पे आधारित है ये भी क्वेश्चन बन रहा है। तो आत्मजयी की कथा वस्तु कठोप उपनिषद पर आधारित है। पहली चीज़ कठोप उपनिषद पे, और ये किसने लिखा है? तो कुंवर नारायण ने आत्मजयी लिखा, कठोप उपनिषद पे आधारित है। इसमें नचिकेता प्रसंग का वर्णन है। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। अब देखिए ये जो
कुंवर नारायण हैं, इनकी और रचनाओं में देखें तो इन्होंने आत्मजयी तो कठोपनिषद से लेकर नचिकेता प्रसंग का उल्लेख कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने कहा देखिए परिवेश में चक्रव्यूह रचा जा रहा है, तो परिवेश चक्रव्यूह हम तुम, तो ऐसा कुछ याद करिए कि इनकी रचना है। और मान लीजिए जैसे चक्रव्यूह रचा गया हो, चक्रव्यूह एक परिवेश बना दिया, वहाँ पे कौन है तो ये और सामने वाला तो हम तुम, और अपने सामने तो हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, यानी कोई और है नहीं इन दिनों। तो इन दिनों चक्रव्यूह परिवेश में हम तुम, अपने सामने दूसरा नहीं। तो एक ऐसा ट्रिक बना के आप इनकी सारी रचनाओं को ध्यान रख सकते हैं। आत्मजयी व वाजसवा के बहाने इनके द्वारा रचित खंड काव्य, देखिए वाजसवा इसके पहले भी आया था, आत्मजयी तो कुंवर नारायण की प्रसिद्ध रचना है ही, तो आत्मजयी व वाजसवा के बहाने इनके खंड काव्य है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है? महाप्रस्थान, सबरी, अरड़िया, गुनाहों का देवता। तो निम्नलिखित रचनाओं में से गुनाहों का देवता जो है नरेश मेहता लिखित नहीं है। कौन सी रचना? गुनाहों का देवता। ये नरेश मेहता लिखित नहीं है, बल्कि यह धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं सूरज का सातवां घोड़ा, महाप्रस्थान, अरड़िया और सबरी नरेश मेहता द्वारा लिखित प्रबंध काव्य। इनके अन्य काव्य रचनाओं में वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा, संशय की एक रात प्रबंध काव्य है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? तो शमशेर बहादुर ने दो आब लिखा, कहानी, उपन्यास, समीक्षा, काव्य, वो किसके तहत आता है? तो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब काव्य विधा की रचना। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं, मैं इतने अपने पास, बात बोलोगी, टूटी हुई बिखरी हुई, उदिता, काल तुमसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश आदि है। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? दूधनाथ, लक्ष्मीकांत, धर्मवीर भारती, विजय देव। तो ये मछली घर है, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक है विजय देव नारायण, मछली घर के संपादक है विजय देव नारायण शाही। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य संग्रह है साखी संवाद तुमसे, जबकि लक्ष्मीकांत वर्मा ने आतुकांत, तीसरा पक्ष और करके और भी लिखा है। गजानन मानव मुक्ति बोध के बारे में देखें तो इनका चाँद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? जन्मदिन की धूप में, फूल गलती, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस। तो जन्मदिन की धूप में कविता गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना चाँद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है, जबकि एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस कविताएं चाँद का मुंह टेढ़ा में ही संकलित है। अज्ञे द्वारा जो संपादित 4 सप्तकों में 3 कवित्रियों में संकलित है। देखिए अज्ञे द्वारा जो संपादित 4 सप्तक हैं उनमें 3 कवित्रियाँ शकुंतला माथुर एक हैं, कीर्ति चौधरी हैं, सुमन राजे हैं। ये चारों में से 4 जो सप्तक हैं उन चारों में 3 महिलाएं हैं। वो 3 महिलाओं का नाम, 3 कवित्रियों का क्या है? तो शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। शकुंतला, कीर्ति, सुमन राजे। शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक में है तथा कीर्ति तीसरे में। तो कीर्ति चौधरी तीसरे में, शकुंतला दूसरे में, है ना, और शकुंतला दूसरे में हो गई, शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक में, कीर्ति चौधरी तीसरे में है, सुमन राजे चौथे में है। तो शकुंतला, कीर्ति, सुमन। यहाँ शकुंतला माथुर के स्थान पे शकुंतला माथुर शुद्ध, परंतु आयोग ने शकुंतला माथुर विकल्प में दिया है। प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया? तो प्रयोगवाद को मार्क्सवाद, प्रगतिवाद, अस्तित्ववाद, छायावाद। तो अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। किसने? अस्तित्ववाद ने। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। प्रयोगवाद ने साहित्य में पहली बार व्यक्तिगत अस्मिता, निजी व्यक्तित्व और निष्ठा को बहुत महत्व दिया है। तो अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। प्रयोगवाद ने साहित्य में पहली बार व्यक्तिगत अस्मिता, निजी व्यक्तित्व, निजता को बहुत महत्व दिया है। इसमें क्षण को महत्व देकर जीवन को भरपूर ढंग से जीने की इच्छा है। प्रयोगवादी कवि व्यक्तिक प्रेम की सहज स्वीकृति पर बल देते हैं। फैंटासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? फैंटासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है। फैंटेसी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है। फैंटेसी का प्रयोग एक समानांतर संसार के लिए होता है। फैंटेसी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। तो फैंटेसी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है। यह वक्तव्य फैंटासी के बारे में सही नहीं है फैंटेसी, जबकि फैंटेसी के बारे में सही वक्तव्य फैंटेसी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। फैंटेसी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? बी पात्र, एक साहित्य की डायरी, चाँद का मुंह टेढ़ा है, भारत इतिहास और संस्कृति। तो मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था। उल्लेखनीय कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था, जिसका निर्णय था
इसके द्वारा आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। इस पुस्तक की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा है कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है। इस अर्थ में समानता इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनीतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहता है वैसा इसमें नहीं है। प्रियंबद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? तो प्रियंबद प्रलय की छाया, ब्रह्म राक्षस, असाध्य बीड़ा, कामायनी। अज्ञे द्वारा रचित असाध्य बीड़ा का पात्र प्रियंबद है। जो अज्ञे द्वारा रचित असाध्य बीड़ा है, असाध्य बीड़ा का पात्र प्रियंबद है। अज्ञे की अन्य कविताएं कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पारदार, इंद्रधनुष रौदे हुए आदि। जबकि ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध द्वारा तथा प्रलय की छाया कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य संग्रह है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन या कथन किस वाद से संबंधित है? तो उक्त कथन जो है ये प्रयोगवाद से संबंधित है। यह कथन अज्ञे ने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 में सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादत्व में तार सप्तक में 7 कवि हैं, उनके बारे में उल्लेख है। एक दूसरे से अलग अलग नए विचारों एवं रचना शैलियों के साथ जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था? एक दूसरे से जो अलग अलग नए विचार और इन सबसे जुड़े हैं तो मिला के वो तार सप्तक बना। और इसमें रामविलास शर्मा, अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद, ये सभी कवि आते हैं। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसी रूढ़ियों की प्रक्रिया में हुआ था। प्रयोगवाद क्यों अस्तित्व में आया? हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद, जो छायावाद है और प्रगतिवाद है, इसकी रूढ़ियों की प्रक्रिया में प्रयोगवाद आया था। सन 1918 से 36 के कालखंड छायावाद, 36 से 43 प्रगतिवाद, 43 से 53 जो है प्रयोगवाद। तो 18 से 36 छाया, 36 से 43 जो है पहले प्रगति, फिर 43 से जो 51 जो है कालखंड हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद है। पहले प्रगति रहा है 36 से 43, फिर प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से हमने टोटल 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और अभी ये कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी। और इससे पहले भी आप वीडियो जितने भी हैं क्रमशः हिंदी साहित्य के इतिहास से, आप क्रमशः ही वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चन उसी के अनुसार लगाते रहिएगा। फिर नेक्स्ट जो आपका आएगा सेशन वो उसमें काव्यशास्त्र संबंधी क्वेश्चन कराया जाएगा। और हिंदी आवर प्राइड करके अपना टेलीग्राम है, तो हिंदी आवर प्राइड है ना, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। PDF वहीं पे प्राप्त होगा। बाकी चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा कि कंटिन्यू भी आप जिस तरीके से अगर सहयोग करेंगे तो अपना भी आत्मविश्वास बना रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।